आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पेपर फर्स्ट। इस वीडियो में मैं आपको वर्ण व्यवस्था के विकास के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो क्वेश्चन बनता है आपका कि वर्ण व्यवस्था का विकास कैसे हुआ था। तो इसका आंसर है कि ऋग्वेद के शुरुआती समय में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था जैसी कोई सामाजिक संस्था नहीं थी, किंतु जब आर्यों और अनार्यों में संघर्ष हुआ तो उस समय आर्यों का समाज 3 वर्गों में विभक्त था। पहला वर्ग जो धार्मिक कार्य करता था, जो कि ब्राह्मण कहलाया। दूसरा वर्ग जो युद्ध के कार्यों से जुड़ा हुआ था या आर्यों की रक्षा करता था, वह क्षत्रिय कहलाया। तीसरा वर्ग जो पशुपालन कृषि कार्यों के द्वारा आर्यों के भरण पोषण का दायित्व संभालता था, वह वैश्य कहलाया। तो आर्य जो थे वो 3 भागों में बटे हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में। तब जब आर्यों ने अनार्यों को हराया और उन्हें अपना दास बनाया तो चौथा वर्ग सामने आया जिसे शूद्र के नाम से जाना गया, और चौथा शूद्र वर्ण उत्तर वैदिक काल में बना। पूरा बात आपके क्लियर में समझ में आ गया होगा कि ऋग्वेद के शुरुआती समय में भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, किंतु जब आर्यों और अनार्यों में संघर्ष हुआ तो उस समय आर्यों का समाज 3 भागों में विभक्त था, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य के रूप में। और जब आर्यों ने अनार्यों को हराया और उन्हें अपना दास बनाया तो चौथा वर्ग सामने आ गया, वो था शूद्र वर्ण। इस प्रकार ये चौथा वर्ण जो था वो कब सामने आया, किस काल में आया? वह आया उत्तर वैदिक काल में। इस तरह से 4 वर्ण बन गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था का क्रमिक विकास, कैसे उसका विकास हुआ। वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में केवल 3 ही वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इस काल में वर्ण व्यवस्था उन्मुक्त थी, यानी कि कोई भी किसी भी वर्ण व्यवस्था में जा सकता था, उसमें कार्यों को कर सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों की उत्पत्ति हो चुकी थी, जैसा कि मैंने बताया। जब आर्यों ने अनार्यों को हराया और अनार्य हार गए तो उनको आर्यों ने अपना दास बनाया, और दास बनाने के बाद उन्होंने चौथे वर्ण का नाम रख दिया, वो जो था शूद्र वर्ण। ठीक है। लेकिन इस उत्तर वैदिक काल में एक और चीज़ थी कि इसमें ब्राह्मणों का महत्व अत्यधिक था, मतलब ब्राह्मणों को ज़्यादा महत्व दिया गया। सूत्र काल, इस समय तक वर्ण व्यवस्था को सुनिश्चित आधार मिल गया। इस काल में एक नई अवधारणा द्विज का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत प्रथम 3 वर्णों को रखा गया। द्विज एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत प्रथम 3 वर्णों को रखा गया। प्रथम 3 यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अब आप जानिए कि द्विज क्या था। द्विज का अर्थ जिसका उपनयन संस्कार के बाद दोबारा जन्म हो, यानी कि उपनयन संस्कार शिक्षा से जुड़ा हुआ था। शिक्षा प्राप्ति से पहले उपनयन संस्कार बच्चे का किया जाता था। तो इस संस्कार को ही, यानी उपनयन संस्कार को ही द्विज कहा गया। लेकिन इस संस्कार में 3 वर्णों को रखा गया था, शूद्रों को इससे वंचित किया गया। शूद्र अपने बच्चों का उपनयन संस्कार नहीं कर सकते थे। अब आता है बौद्ध काल। बौद्ध काल में, इस काल में वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म को माना गया, यानी कि बौद्ध काल में यह कहा गया कि जिसके कर्म अच्छे होंगे वही सबसे अच्छा वर्ण है, या वही सबसे ज़्यादा महान है। इस काल में क्षत्रियों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। किसका महत्व बढ़ गया था? क्षत्रियों का। इस युग का सबसे समृद्ध वर्ण वैश्य था, और शिल्प कार्य करने वाले लोग भी इस समय शूद्र की श्रेणी में आते थे। अभी तक जो दास वर्ग था वो आता था शूद्र की श्रेणी में, लेकिन बौद्ध काल में आपने एक परिवर्तन देखा कि जो शिल्प कार्य करते थे उनको भी शूद्र की श्रेणी में रखा गया। अब आप एक बात ध्यान से देखते जाइएगा कि हर एक काल में हर एक वर्ण को कैसे महत्व दिया गया। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण को महत्व दिया गया। सूत्र काल में द्विज एक संस्कार आया, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया, जिसके कारण 3 वर्णों को ज़्यादा महत्व था, शूद्रों को उसमें महत्व नहीं था। बौद्ध काल में वर्ण व्यवस्था का विरोध हुआ, लेकिन वर्ण व्यवस्था का विरोध के साथ साथ लेकिन कर्म को महत्व ज़्यादा दिया गया, और इसमें क्षत्रियों का महत्व बढ़ गया था। और शिल्प कार्य करने वालों को भी शिल्प कार्य करने वाले लोगों को शूद्र की श्रेणी में रखा गया था। अब आता है महाकाव्य। इस वर्ण व्यवस्था का स्वरूप वैदिक काल के समान ही था। इसमें भी वर्ण व्यवस्था का स्वरूप कैसे था? जैसे वैदिक काल में था वैसे ही महाकाव्यों में रहा।
महाभारत के स्कंदों प्रसंगों से ज्ञात होता है कि शूद्रों के प्रति कुछ उदार दृष्टिकोण अपनाया गया, लेकिन महाकाव्य काल में शूद्रों के प्रति कुछ दृष्टिकोण जो था वो लोगों का कैसा हो गया, उदार हो गया। अब आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने। इसमें चारों वर्णों तथा उनके कर्तव्यों का निरूपण प्राप्त होता है, यानी चार वर्ण तो थे ही, उनके कार्यों और उनको क्या करना ये एकदम क्लियर बता दिया गया था। जनता द्वारा वर्ण व्यवस्था का पालन करवाना शासक का परम कर्तव्य था, यानी कि शासक का ये दायित्व था, राजा का यह दायित्व था कि वो वर्ण व्यवस्था का पालन सही रूप से करवाए। इसके बाद आता है धर्मशास्त्र। इस समय वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप निर्धारित हुआ, बाद में वह समाज के लिए आदर्श बनी रही। वर्ण को पूर्णतः जन्मना माना गया, यानी कि जन्म जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का कहलाएगा। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत का स्पष्ट उदाहरण भी प्राप्त होता है। इसके बाद आता है गुप्त काल। इस काल तक वर्ण व्यवस्था में नमनीयता बनी रही, किंतु गुप्त काल के बाद बाह्य आक्रमणों के कारण समाज में अव्यवस्था फैली, जिससे वर्ण व्यवस्था को ठोस आधार पर लागू करने के प्रयास किए गए। क्योंकि दूसरे आक्रमणकारी आ गए थे तो वर्ण व्यवस्था खराब हो रही थी, तो इसलिए उसको बचाने के लिए वर्ण व्यवस्था को ठोस रूप से लागू करने का प्रयास किया गया। हर्षचरित और अभिलेखों से ज्ञात होता है कि हर्ष वर्ण व्यवस्था का पोषक था। हर्ष एक महान राजा थे। हर्ष के समय में हर्ष ने भी वर्ण व्यवस्था को ज़्यादा महत्व दिया, उसका वो पोषक रहा। राजपूत युग। यह समय आते आते परंपरागत वर्ण विभिन्न जातियों में विभक्त हो गए। अब ये जातियाँ क्या थी, ये मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी कि वर्ण में ही विभिन्न जातियों का विकास कैसे हुआ था। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया हो कि वर्ण व्यवस्था क्या है और इसका विकास कैसे हुआ था। इससे संबंधित कोई आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं।